हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग गांधीयन फेज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे गांधीयन फेज़ और उसमें खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे और यहाँ तक हम लोग डिस्कस अपना यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि जब आपके गांधी जी इंडिया वापस आते हैं तो इसके बाद हमारी नेशनल मूवमेंट की क्या दिशा होती है और उसमें यूपी का क्या योगदान रहता है। ठीक, तो महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को इंडिया में वापस आते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे 9 जनवरी को ही हर साल इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। ठीक है, क्योंकि इस डेट को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो दिसंबर 1916 में लखनऊ सेशन होता है। ठीक है, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस सेशन को कांग्रेस के उस सत्र को गांधी जी अटेंड किए थे और यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे उनकी मुलाकात किसान नेता राजकुमार शुक्ल से होती है। ठीक है, ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते थे और ये खुद भी एक किसान हुआ करते थे। तो ये अपनी समस्या लेके महात्मा गांधी के पास आते हैं। बेसिकली था क्या कि वहाँ पे तीन कठिया प्रणाली चलती थी। ठीक है, तो तीन कठिया प्रणाली के तहत क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसान का ये खेत होता है। ठीक, अब ये खेत है तो खेत का 1/3 हिस्सा, जैसे खेत के सरकार द्वारा क्या करती थी, खेत को 3 हिस्सों में बांट देती थी। ठीक है, तो खेत का ये जो हिस्सा है ये सरकार के अंडर में आता था। ठीक है, यहाँ पे सरकार किसानों से कहते हैं कि यहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ नील उगाओगे। ठीक, तो ये तो नील का पोर्शन हो गया। बाकी जो बचा 2/3, अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे अब किसान उगा तो सकता था, लेकिन जो यहाँ पे जो था टैक्सेशन बड़ा हाई था। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से देखा जाए तो इस पोर्शन में अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता था कि आपके जो किसान होते थे यहाँ पे एक तरह से होता तो था किसानों की ही ज़मीन, लेकिन यहाँ पे जो है किसान जो है ये फसल उगा के, वैसे ये फसल वो यहाँ पे भी उगाते थे, लेकिन ये हिस्सा जो है सरकार को चला जाता था। ठीक है, टैक्स के रूप में। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो किसानों के पास जो वास्तविक ज़मीन रहती थी वो तो बस यहीं रह गई ना, इतना ही पोर्शन रह गया और इतने ही पोर्शन में किसानों को जो है दिया जाता था। इतना ही पोर्शन पे किसानों का वो होता था, हक होता था। तो ये 3 कठिया प्रणाली थी, जिसमें से अगर देखा जाए तो ये दोनों पोर्शन जो है सरकार के अंडर में जाते थे और इस वजह से किसानों के पास खाने के लाले पड़ गए थे। यही मुद्दा लेके चंपारण के राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से यहाँ पे मिलते हैं और गांधी जी यहाँ पे फिर ये तय करते हैं कि देखो ऐसा है कि ठीक है, हम आपकी समस्या समझ गए हैं और अब हम अगले साल जो है आपके बहुत जल्द आपकी समस्या को देखेंगे। ठीक है, आपकी समस्या को सॉल्व ही करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके आते हैं 1917 में चंपारण में आते हैं और यहाँ पे एक सत्याग्रह शुरू करते हैं और ये सत्याग्रह पूरी तरह से सफल रहता है। यहाँ से गांधी जी को एक तरीके से क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। एक तरीके से कहा जाता है कि यहाँ से गांधी जी की छवि बढ़ जाती है और उनका कद और ओहदा बहुत ज़्यादा हो जाता है।
लखनऊ रेलवे स्टेशन में ही गांधी जी की मुलाकात पहली बार जवाहरलाल नेहरू से होती है, और यहाँ पे जब वो मिलते हैं उनसे, महात्मा गांधी से, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी से रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी दौरान ये टैगोर जी देते हैं। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक। फिर तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके बाद गांधी जी का लखनऊ में आना जाना रहा। जैसे मार्च के महीने में 19 में आए थे। फिर अक्टूबर 1920 में आए। फिर फरवरी 1921 में आए। फिर अगस्त 21 में आए। और फिर उसके बाद 1925 में और 1929 में भी ये आए थे लखनऊ। 1934 में जब ये लखनऊ आए थे, जहाँ पे कांग्रेस का 49वां अधिवेशन हो रहा था। ठीक है। तो इस अधिवेशन में जो है समाजवाद की एक बात की गई थी नेहरू जी द्वारा। ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे सपोर्ट किए थे। फिर अगर मैं बात करूँ तो अब बात आती है खिलाफत आंदोलन की। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। राइट। देखिए, खिलाफत मूवमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका 1914 से लेकर 1918 तक एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो पार्टी रहती हैं। ठीक है। यहाँ पे दो पार्टी रहती हैं। एक रहती है सेंट्रल पावर्स और एक है एलाइड पावर्स। सेंट्रल और एलाइड। सेंट्रल पावर जो है जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, और ओटोमन एम्पायर है। ठीक है। वहीं अगर मैं एलाइड पावर्स की बात करूं तो एक तरफ ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, और अमेरिका भी है। ठीक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ये हुआ था उसमें ये पावर्स थी। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो पावर का जो हमें वो देखने को मिलता है, ब्रिटेन है एक तरफ। ठीक है। तो ब्रिटेन के यहाँ पे अलाइड पावर्स में अगर मैं बात करूँ, सॉरी सेंट्रल पावर्स में, तो इन दोनों से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता इस मुद्दे पे, खिलाफत मूवमेंट पे। ठीक है। हमारा जो मतलब है वो इससे है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन जो है, जो कि इंडिया पे इस समय रूल कर रहा है, वो इस समय ओटोमन एम्पायर को अपने साथ लिया हुआ है, और मतलब ओटोमन एम्पायर के खिलाफ अपनी युद्ध कर रहा है। तो युद्ध के बाद जब स्थिति आती है, ठीक है, संधि की स्थिति, तो यहाँ पे होता है ट्रीटी ऑफ सिवरे। ट्रीटी ऑफ सिवरेज, ये ट्रीटी यहाँ पे ये होती है कि जो ओटोमन एम्पायर की जो टेरिटरी है, ठीक है, जिसमें आपकी कई सारी टेरिटरीज रहती हैं, जैसे आपका पैलेस्तीन हो गया, पैलेस्टाइन, सीरिया हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है।
और तो ये कुछ टेरिटरीज थी, तो इन टेरिटरीज पे भी जो है तो एक तरह से छीन ली गई थी। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो खलीफा जो वर्ड होता है, खलीफा वर्ड का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, इस्लामिक दुनिया में ये माना जाता है कि वो व्यक्ति जिसे कि ऊपर वाले से एक तरीके से लाइसेंस प्राप्त है कि वो रिलीजियस और पॉलिटिकल लॉज को अपने हिसाब से वो कर सकता है, ठीक है, मतलब चेंज कर सकता है। तो माना यह जाता था कि जिसके पास मक्का और मदीना ये दो शहर होते थे वही इस्लामिक जगत का खलीफा हो जाता था, ठीक है। तो ओटोमन एम्पायर के पास इस वक्त तक मक्का और मदीना नाम की जो ये जो जगह थी वो बिलोंग करती थी ओटोमन एम्पायर के पास। अब जब ट्रीटी ऑफ सिवरे हुई तो सऊदी अरबिया में एक अलग कंट्री बन के निकल के आया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें चली जाती हैं। तो इस वजह से जो खलीफा की जो पोजीशन होती है, मतलब ओटोमन एम्पायर के खलीफा की जो पोजीशन रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे बहुत बड़ा इससे जो इंडिया के जो मुस्लिम्स रहते हैं वो ज़्यादा खफा हो जाते हैं। तो वहीं जो है 1919 में 1919-20 में ये खिलाफत मूवमेंट शुरू करते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सिवरे के तहत आपने ये सारी टेरिटरी आप इनसे छीनी और इन्हें खलीफा का जो एक मानक दर्जा होता है वो भी आपने छीन लिया है। तो ये आप इसको रिस्टोर करिए, लेकिन अंग्रेज इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे फिर महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ा अवसर लगता है और कि यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ लेकर मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और यहीं पे आपका फिर तय होता है कि 20 जून 1900 जो आपका आने वाली जो तारीख है 20 जून 1920, यहाँ पे ये तय होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन को छेड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात यहाँ पे हो जाती है। और फिर इसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो नागपुर के स्पेशल सेशन जो होता है, सॉरी कलकत्ता के स्पेशल सेशन में इसको मान लिया जाता है, ठीक। और फिर बहुत सारे कांग्रेस, लेकिन इस दौरान बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग रहते हैं जैसे जिन्ना रहते हैं, एनी बेसेंट रहते हैं, वो इसके खिलाफ रहते हैं और इसलिए अपना जो है सपोर्ट विड्रॉ कर देते हैं। इसी टाइम पे क्या होता है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है वो तुर्की में खलीफा के जो वो नया लीडर बन जाता है तुर्की में। और वो जो क्या करता है कि वो खलीफा की जो पोस्ट रहती है उसको एबोलिश कर देता है। तो जब अपने ही देश में खलीफा की पोजीशन एबोलिश हो जाती है तो फिर इंडियन मुस्लिम के विरोध करने को कोई तुक ही नहीं बनता। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। अब हम अपने अगले वीडियो में असहयोग आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा और चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक, अगले टॉपिक पे आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार इसी तरह से अपने मेरे चैनल पे बरकरार रखिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, गुड बाय।